टीडीएस चैप्टर से कैसा आएगा, आपको केसेस आएंगे और पेमेंट्स बताए रहेंगे कि इन पेमेंट्स में टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, अगर है तो कौन से सेक्शन में क्या रेट से लगेगा, है ना, कितना टीडीएस का अमाउंट रहेगा। तो टीडीएस का कंसेप्ट तो आप लोगों को समझता है, जो पेयर रहता है उसको अमाउंट पे करते वक्त या कई बार क्रेडिट करते वक्त, रेसिपिएंट के अकाउंट को क्रेडिट करते वक्त टैक्स डिडक्ट करना चाहिए ऑफ द रेट विच इज गिवन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये 10 लाख की सर्विसेज लिया है, बदले में पेमेंट करते वक्त 10% का उसने टैक्स डिडक्ट करके 9 लाख रुपीज पे किया। पेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, ऑब्टेन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, डिडक्ट टैक्स, डिपॉजिट टैक्स, फाइल टीडीएस रिटर्न, ऑब्टेन पैन ऑफ द पे, फर्निश टीडीएस सर्टिफिकेट, है ना, सबका टाइम लिमिट भी रहता है, उस हिसाब से करना है। एंड रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसने पैन प्रोवाइड करना चाहिए, वरना उसका टैक्स 20% रेट से, रेट एप्लीकेबल और 20% विच एवर इज हायर से डिडक्ट हो जाएगा और उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। एंड चेक टीडीएस क्रेडिट, है ना, रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऑनलाइन जाकर के अपना टीडीएस क्रेडिट चेक कर सकता है। अब हम लोग ने देखा है कि टीडीएस में बहुत सारे आपको सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, है ना, देयर आर दिस 24 प्लस एक और बुक में सेक्शन है 25 सेक्शंस जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हैं। तो ये समरी है उसकी। यहाँ पर एक करेक्शन आप लोगों को बताया था, ये जो आपकी समरी में इसका 5% लिखा है, वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज 1%, सेक्शन 194 ओ वाला, है ना, 1%। एंड आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये आपके ही ईयर का है ना, नहीं, ये चार्ट में आपको हैशटैग्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं ना, आपके ईयर के चार्ट में हैशटैग भी लगा हुआ था, ठीक है, ये शायद अपडेटेड नहीं है, एक अपडेटेड चार्ट भी था, खैर आप लोगों के पास में तो है। सो 1% एंड आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 5% इफ नो पैन। आपके ईयर में तो आपको टीडीएस का और स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच की डेट है, तो बहुत सारे सेक्शंस में 3/4 ऑफ द रेट विल बी एप्लीकेबल, है ना, जो रेट एप्लीकेबल है उसका 3/4 ही अप्लाई होगा। सो जैसे 10% का रेट है तो उसकी जगह 7.5% अप्लाई होगा। तो कुछ कुछ सेक्शंस में वो हैशटैग नहीं है, जैसे कि ये 194B, 194BB एंड सैलरी वाले में, तो ऐसे कुछ कुछ जगह आप देख सकते हो जहां पर 3/4 करने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन एज वेल। सिर्फ आपके एग्जाम तक के वैलिड है, उसके बाद अगले एग्जाम से तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। सो अब टीडीएस की अगर बात करें तो देर आर वेरियस डिफरेंट सेक्शंस। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी 194A, 194C, 194H, 194I एंड 194J। ये जो 5 सेक्शंस हैं, ये पांचों सेक्शंस में 3 कॉमन बातें रहती है। एक, सब में रेसिडेंट रेसिपिएंट होता है, दूसरा सब में जो टैक्स डिडक्ट करना है दैट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तीसरा सब में टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिडक्टर्स पे है एक्सेप्ट इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, मतलब कि बिजनेस एसएससी है तो 1 करोड़ से कम, और अगर प्रोफेशनल है तो फिर 50 लाख से कम था, तो उनको फिर टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर सैलरीड एम्प्लॉय वगैरह है तो फिर तो है नहीं। 194A, C, H, I, J, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर बात करें तो सेक्शन 194A की, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इसमें आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000 और 5,000। बैंक अगर पे कर रही है तो बैंक अगर पे कर रही है तो सिर्फ टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट करेगी बैंक, ठीक है, और बाकी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह पे बैंक डिडक्ट नहीं करेगी। टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट इंक्लूड्स रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट। तो बैंक के लिए थ्रेशोल्ड कितना है 40,000 रुपीज पर एनम, और कोई पे कर रहा है तो 5,000 रुपीज पर एनम, उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे किया तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर डेफिनेटली हैशटैग होगा। तो अब हैशटैग मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपके नोट्स में है, आप लोग उसको ध्यान में रखो। जहां जहां पर मैंने रेट में हैशटैग लगाया है वहां पर आपको वो डेट्स के बीच की ट्रांजेक्शन है 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच की ट्रांजैक्शन है। तो टीडीएस का रेट थोड़ा सा कोविड के कारण उन्होंने लास्ट ईयर कंसेशनल रेट किया था, टीडीएस के परसेंटेज को उन्होंने 3/4 कर दिया था, जो भी रेट एप्लीकेबल था उसका। देन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 194A की बात करें तो इट इज सब्जेक्ट टू मेनी एक्सेप्शंस। ये 40,000 की लिमिट सीनियर सिटीजन पे के लिए 50,000 हो जाती है, ये भी एक पॉइंट था। तो सेक्शन 194A, इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन अगर पेयर बैंक है तो, फॉर अदर पर्सन इट इज 40,000 अगर पेयर बैंक है तो, 5,000 इन अदर केसेस।
तो यहाँ पर एक्सेप्शंस जो थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स को इंटरेस्ट दे रही हैं, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, टीडीएस नहीं काटना है ना। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रही हैं, कोई भी पर्सन बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे रहा है या गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड वगैरह दे रही है, उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो ये सब पे टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है उनको। सो सेक्शन 194A में और एक इंपॉर्टेंट बात थी, आपको याद होगा तो, बैंक को जो ये लिमिट देखना है ये ब्रांच वाइज देखना है, लेकिन अगर बैंक के पास में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है, डू रिमेंबर दिस टर्म, अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है मतलब अगर एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से पूरे ब्रांचेस का जो डेटा है वो मैनेज होता है, हैंडल होता है, तो फिर बैंक को सबका वो एक कस्टमर का अक्रॉस द ब्रांचेस टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है उसका टोटल करके फिर थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ में चेक करना है। ये छोटी छोटी बातें इसलिए मैं टच कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, इसलिए आपको क्वेश्चंस भी भर के दिया है ताकि आपको भी समझ आ जाए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 194A इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इन सच में। देन सेक्शन 194A के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ये दोनों भी पढ़ लेते हैं। 193 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इसमें आपको पता है कि हाँ बस डिबेंचर इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया तो 5000 का लिमिट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है, केसेस में कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है और 10% रेट से टैक्स डिडक्ट होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो कोई उतना डिफिकल्ट आइटम नहीं है। रिमेंबर द जनरल रेट ऑफ 10%, ये चारों का आप साथ में देख सकते हो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वगैरह। देन सेक्शन 194 ये इस साल से दोबारा लागू हो गया है क्योंकि अब पूरे डिविडेंड की इनकम डोमेस्टिक कंपनी से जो मिलता है शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल रहती है, तो सच कंपनीज हैव टू नाउ डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड if the dividend paid to one shareholder, each shareholder is more than ₹5,000 per annum। अगर डिविडेंड 5,000 पर एनम से ज्यादा जा रहा है, सब डिविडेंड्स मिला करके, इंटरिम डिविडेंड एंड देन फाइनल डिविडेंड वगैरह सब मिला करके, तो फिर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड पे पेमेंट के वक्त टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 10%। ये सभी सेक्शंस में फॉर्म 15G 15H वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल रहता है मैक्सिमम सेक्शंस में, मतलब वहां पर अगर जो पेई है वो ये फॉर्म फाइल कर देता है, डिक्लेरेशन फाइल कर देता है ये फॉर्म में कि मेरी इनकम थ्रेशोल्ड से कम जा रही है या मेरा टैक्स पेबल नहीं आएगा, और पैन प्रोवाइड करता है तो फिर उनका टैक्स डिडक्ट नहीं भी किया जाएगा। देन सेक्शन 194K जो कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे जो इनकम होती है, म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो वो तो रीइन्वेस्ट हो जाता है वहां पर अमाउंट, लेकिन जो डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स को इनकम दी जाती है, तो उसमें 5,000 जैसे यहाँ पर थ्रेशोल्ड है वैसे ही 5,000 पर एनम का थ्रेशोल्ड है, 10% का टीडीएस रेट है। ठीक है, ये इनकम ये कैपिटल गेन इनकम पे नहीं करता ये टीडीएस, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट होल्डर्स को, तो उस पर वो लोग टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होती है। तो ये चार सेक्शंस जो है ये हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे से काफी सिमिलर है, ये चारों सेक्शंस में थ्रेशोल्ड और चारों सेक्शंस में जो रेट है इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। देन सेक्शन 194C की बात करते हैं, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी रियल लाइफ में काफी खर्चे रहते हैं इस टाइप के, एक कोई भी एसएससी के, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी या बीओआई जिसका लास्ट ईयर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम था या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से कम था, उसको वो लायबल नहीं है टैक्स डिडक्ट करने के लिए, बाकी सब लायबल हैं। फर्दर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो अगेन टैक्स डिडक्ट करने के लिए वो लायबल नहीं है। एंड पेमेंट टू स्मॉल ट्रांसपोर्टर, अगर स्मॉल ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो अगेन टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। स्मॉल ट्रांसपोर्टर बोले तो जिसके 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज व्हीकल्स साल भर में किसी भी समय नहीं है और वो उसका डिक्लेरेशन देता है, डिक्लेरेशन पे उसका पैन रहता है, तो उसका ऐसे ट्रांसपोर्टर का टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रेशोल्ड लिमिट इज 30,000 फॉर सिंगल पेमेंट एंड यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है बट इट इज 1 लाख रुपीज पर एनम, है ना। 194C का थ्रेशोल्ड आपको पता है कि इंडिविजुअल पेमेंट वाइज अगर देखेंगे या ट्रांजैक्शन वाइज पेमेंट या क्रेडिट वाइज तो 30,000 का थ्रेशोल्ड है, एंड एग्रीगेट साल का देखेंगे तो 1 लाख। तो आप 20-20 हजार के अगर 4 पेमेंट करते हो तो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि इंडिविजुअल पेमेंट भी 30 हजार से कम है एंड एग्रीगेट भी 1 लाख से कम है। अगर कोई पेमेंट भी 30 हजार के ऊपर जाती है तो उस पर एप्लीकेबिलिटी आएगी, या एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर जाएगा फिर तो आएगी ही। तो यहाँ पर टैक्स डिडक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क फॉर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी वर्क वेयर वर्क इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ओके, सच एज एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, तो बहुत सारे वर्क्स यहाँ पर कवर्ड है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क हो गया, इसका आपको अगेन डेफिनेशन दिया है। अगर आपने पे, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स डिडक्ट कर रहे हो तो 1% का टीडीएस रेट रहेगा, और अगर और किसी का कर रहे हो तो 2% का रेट रहेगा। अब ये रेट भी देखो, इसमें भी हैशटैग लगा होगा डेफिनेटली आपके नोट्स में, तो ये 1% की जगह हो जाएगा 0.75%, और ये 2% की जगह हो जाएगा 1.5%, है ना, आपके ईयर के लिए। तो आपके बुक में आंसर्स भी उसी हिसाब से दिए हैं, तो आपको उस हिसाब से ही ध्यान रखना है डेट्स पे स्पेशली। सेक्शन 194C, इसके जो वर्क की डेफिनेशन है वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेबर सप्लाई, बाकी वर्क्स भी कवर्ड है। एंड एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मटेरियल सप्लाइड बाय द पेई, पेई ने कुछ सामान सप्लाई किया और उसके बेसिस पे कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया है, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, सो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर जो काम करके दे रहा है उसने खुद ही का मटेरियल यूज किया है या कोई आउटसाइड एजेंसी से मटेरियल खरीद के उस पर काम करके दिया है, तो फिर उसने वर्क नहीं किया, उसने सेल किया, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है, आपने उसको डायरीज का ऑर्डर दिया और वो डायरी के लिए पूरा पेपर वगैरह बाहर से ले रहा है, बस डायरी आपके फॉर्मेट में आपके तरीके से उसने कस्टमाइज करके दिया है, तो दैट डज नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। ओके, उसने बाहर से पूरा मटेरियल खरीदा और सिर्फ डायरी आपके हिसाब से डिजाइन करके आपको दे रहा है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क कब तब रहेगा जब आप उसको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो और वो सिर्फ उस पर कुछ काम करके, जॉब वर्क करके आपको वापस दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क तब माना जाएगा, उस पर 194C पे टीडीएस कटेगा। देन सेक्शन 194H, एच, डी एंड जी, ये तीनों साथ में देख सकते हैं, टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन एंड कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, ये यहां पर आपको दिख रहा है ना, कमीशन और ब्रोकरेज, ये तीनों में एक बात अच्छी है कि थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है एंड टीडीएस का रेट सेम है। टीडीएस का रेट 5% है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपीज है। ओके, 194G में लॉटरी एजेंट कमीशन है, 194D में इंश्योरेंस कमीशन है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ओके, 194H ACHIJ की कैटेगरी में है, जहां पर डिडक्टर इज एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस में 1 करोड़ से कम था या तो फिर प्रोफेशन में 50 लाख से कम था। सो दीज थ्री आर अगेन वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसमें से ये जो पहला वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमीशन वाला। देन नेक्स्ट है सेक्शन 194I, which talks about renting, TDS on rent। तो रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, इसमें प्लांट एंड मशीनरी पे टीडीएस का रेट सिर्फ 2% है, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे टीडीएस का रेट 10% है। यहाँ पर 2,40,000 पर एनम का थ्रेशोल्ड देखा जाएगा, और अगेन यहाँ पर भी डिडक्टर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज हैविंग लेस टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो रेंटिंग पे भी टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट पे करना पड़ता है। अगर रेंट में बाकी कुछ फैसिलिटीज के चार्जेस हैं तो सब ऐड करके देखा जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी एडेड अप एंड देन हम लोग उसको कंपेयर करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट से। अगर एक ही पर्सन से आपने 2 अलग अलग चीजें रेंट पे लिया है, जैसे प्लांट मशीनरी भी लिया है और लैंड बिल्डिंग भी लिया है, तो सबका रेंट एग्रीगेट करके 2,40,000 के ऊपर जा रहा है क्या साल भर का, तो उसके बाद उस पर टीडीएस काटना शुरू कर देंगे। देन रेंट की बात ही कर रहे तो सेक्शन 194I भी उसी के साथ साथ में जुड़ा हुआ है, बट यहां पर कौन टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर कम था, आई मीन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था बिजनेस में एंड प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा नहीं था पिछले साल, उसको अगर 50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर वो रेंट पे करता है तो वो टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है, किसका, अपने रेसिपिएंट का, लेकिन कब, सिर्फ लास्ट मंथ के इंस्टॉलमेंट में। तो सेक्शन 194I भी जो है वो एकदम ही अलग सेक्शन है। ओके, लास्ट मंथ के इंस्टॉलमेंट में वो टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है। यहां पर टीडीएस का रेट कितना है, 5% है, और बट मैक्सिमम रेट क्या रहेगा, रेंट ऑफ लास्ट मंथ, अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया तो 20% का रेट लगता है वैसे तो, है ना, तो मैक्सिमम रेट कितना रहेगा, इट कैन नॉट बी मोर देन रेंट ऑफ लास्ट मंथ इटसेल्फ, लास्ट महीने का जो रेंट रहेगा उससे ज्यादा यहां पर रेट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सेक्शन 194IB। ओके, ये आपको कंपेरेटिव बेसिस पे देखोगे तो थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, 50,000 पर मंथ बिकम 6 लाख रुपीज पर एनम, एंड यहाँ पर पेमेंट, हर पेमेंट कंसिडरेशन पे आपको पेमेंट या क्रेडिट पे आपको डिडक्ट नहीं करना है, लास्ट मंथ के इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स डिडक्ट करना है,
और जो एप्लीकेबिलिटी वो भी अलग अलग लोगों पे है। जिसपे 194I अप्लाई नहीं होता उसी पे 194I भी अप्लाई होता है। देन सेक्शन 194J की अगर बात करें तो टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, नॉन कम्पीट फी एंड डायरेक्टर्स फी। इसमें सभी आइटम का अलग अलग 30-30 हजार का थ्रेशोल्ड है, एक्सेप्ट डायरेक्टर फी जिसका कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है। मतलब कि सभी पेमेंट्स अगर 30-30 हजार रुपए के अंदर रही डायरेक्टर फी को छोड़ के, तो उस पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि प्रोफेशनल फी आपने किसी को 20,000 रुपए दिया है और रॉयल्टी किसी को 20,000 रुपए दिया है, तो आपको उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्रीगेट 40,000 नहीं देखना है। डायरेक्टर फी कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को देती है तो उस पर डायरेक्टर फी पे टैक्स डिडक्ट करना ही है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन 194J एट द रेट ऑफ 10%। अगर पे कॉल सेंटर बिजनेस में है तो 2%, अगर टेक्निकल फी का पेमेंट हो रहा है तो 2% रेट हो गया है, एंड रॉयल्टी में फिल्म्स के रिस्पेक्ट में पेमेंट हो रहा है तो 2% रेट हो गया है। तो ये छोटी छोटी जो अमेंडमेंट्स इसका आप ध्यान दे सकते हो। पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हो, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर को पे कर रहा है सर्जरी के लिए, तो टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। देन ये सेक्शन 194J ये मैंने आपको बताया। देन वी टॉक अबाउट सेक्शन 194AC, HIJ, तीनों हो गए। यस, अब ये वाले दो सेक्शन हाथों हाथ कर लो, कुछ भी नहीं है। सेक्शन 194B एंड 194B भी है ना, जो कैजुअल विनिंग्स होती है, 10,000 के ऊपर का अगर विनिंग है, लॉटरी विनिंग, गेम शो, कार्ड गेम्स, लकी ड्रॉ एक्सेट्रा, तो 30% फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है। एंड 194BB में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस में 10,000 के ऊपर का अगर कोई पार्टिसिपेंट जीतता है तो 30% फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है। ये दो सेक्शंस कवर हो जाते हैं एक साथ में, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट सेक्शन 194M। अब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क या प्रोफेशनल फी या कमीशन का पेमेंट है, उस पे वैसे तो 194C, 194J एंड 194H अप्लाई होगा, लेकिन कभी कभार वो अप्लाई नहीं भी होता है। दो केसेस में, एक या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ का पिछले साल का टर्नओवर कम था, या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वर्क या प्रोफेशनल फी के केस में पर्सनल नेचर का पेमेंट था, तो अप्लाई नहीं होगा ना 194C या 194J या 194H। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल या एचयूएफ को टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है अंडर अ रिलेटिवली न्यू सेक्शन, ये कोई बहुत पुराना सेक्शन नहीं, सेक्शन 194M। कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट एक्सीड्स ₹50 लाख पर द इन द फाइनेंशियल ईयर। 50 लाख रुपीज से एक्सीड हो रहा है तो फिर टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है एज पर सेक्शन 194M, और यहां पर भी रेट एप्लीकेबल है 5%। ओके, सेक्शन 194M के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किया है, एग्जाम में काफी पूछ रहे हैं, सो यू कैन टिक दिस वन। आप यहां पर देख सकते हो 194M अप्लाई नहीं होगा अगर ये तीन सेक्शन में से कोई एप्लीकेबल है तो। अगर 194C, H और J में से कोई एप्लीकेबल नहीं है तो ही उस टाइप के पेमेंट में 50 लाख के ऊपर का पेमेंट है तो 194M अप्लाई होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर रहेगा, वो 5% से सामने वाले का टैक्स डिडक्ट करेगा। ऑलराइट, देन सेक्शन 194DA और 194, चलो ये वाला कर लेते हैं। सेक्शन 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट एंड नॉन सिटीजन एंटरटेनर और स्पोर्ट्स पर्सन टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन एडवर्टीजमेंट, ओके, पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स। अब जैसे इंडिया में आईपीएल होता है तो नॉन रेसिडेंट्स जो है वो इंडिया में खेलने के लिए आते हैं, तो उनको जो पेमेंट मिलता है तो उनका टैक्स डिडक्ट करेंगे, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 20% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल अगर पेमेंट ज्यादा है तो, एंड प्लस 4% सेस। तो 20.8% तो हो ही गया इनका टीडीएस का रेट। सेस सभी के रेट में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट यहां पर टीडीएस का रेट 20% प्लस 4% हो जाता है। और अगर उनकी इनकम जो है वो 50 लाख के भी ऊपर जाती है तो फिर उनको सरचार्ज भी एप्लीकेबल रहेगा 10%, है ना। तो फिर इन दैट केस जो रेट है उनका वो 22.88% हो जाएगा। अगर सरचार्ज और हायर रेट पे एप्लीकेबल है तो उस हिसाब से रेट जो है वो चेंज होते रहेगा। सेक्शन 194E, ओके, स्टैंड अलोन सेक्शन है, इसके जैसा और कोई सेक्शन नहीं है यहाँ पर। देन सेक्शन 194N देख लेते हैं सीक्वेंस में, कैश विड्रॉवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता है ना। अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी भी पर्सन ने, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ने, कैश विड्रॉ किया साल भर में अपने अकाउंट से, तो पेमेंट के समय जो बैंक है उनको 1 करोड़ के ऊपर के पोर्शन पे 2% से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, दे विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2% if the payment exceeds
1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर वाले पोर्शन पे। तो लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग बैंक में अकाउंट बना के वहां से विड्रॉ करते हैं। अगर करना ही है तो एक ही बैंक से अगर आपने किया तो 1 करोड़ के ऊपर वाले विड्रॉल पे 2% टीडीएस लग जाएगा। और तो और वो जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ वो आपकी इनकम भी मान ली जाएगी। भले यहाँ पर ये आपका ही पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, बट उसको आपकी इनकम मान लेंगे, इट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम। एक्सेप्शन से गवर्नमेंट अगर विड्रॉ करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बैंक ही दूसरे बैंक से विड्रॉ कर रही है, या तो फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या तो फिर एटीएम, तो ये एक्सेप्शन है। यहाँ ये अगर पेज है तो इस केस में टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर रिटर्न डिफॉल्टर वाला एक कंसेप्ट आ गया है। वैसे तो क्या रेट बताया आपको मैंने, 1 करोड़ के ऊपर रहा तो फिर 2% टीडीएस कटता है ना। आप लोगों को भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल है ना, जहां तक के कि ये अमेंडेड प्रोविजन है। आई थिंक आप लोगों को भी यही प्रोविजन है, एक बार कंफर्म कर देना। पिछले 3 साल का यही है ना? यस सर। ओके, तो पिछले 3 साल से कोई पर्सन अगर रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब रिटर्न फाइल नहीं किया तीनों साल से, तो प्रीवियस ईयर 18-19, 17-18 एंड 16-17। 18-19 क्यों? क्योंकि 18-19 का रिटर्न जो है वो 19-20 में ड्यू हो गया है, 19-20 में उसने फाइल नहीं किया। चलो 19-20 का रिटर्न जो है वो 2021 में फाइल करने का टाइम हो सकता है, अभी ड्यू डेट आने की है। तो पिछले 3 ऐसे साल जिसका ड्यू डेट आ चुका है, अगर उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर ऐसे पर्संस का 20 लाख का ही थ्रेशोल्ड रहेगा। 20 लाख के ऊपर वो अमाउंट विड्रॉ करता है तो 1 करोड़ तक के 2% टीडीएस, एंड 1 करोड़ के ऊपर 5% उसका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर रेट ज्यादा हो जाता है, एंड जितना टैक्स डिडक्ट होता है उतना उस पर्सन की इनकम भी मान लेते हैं। तो सेक्शन 194N अगेन आई वुड से, नया जितना नया सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन सेक्शन 194IC हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते वक्त अगर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट का जो जैसे जो डेवलपर वाला अग्रीमेंट था, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, तो अगर एक इंडिविजुअल HUF दूसरे बिल्डर को प्रॉपर्टी बनाने के लिए दे रहा है, लैंड या बिल्डिंग दे रहा है, और वो बिल्डर उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिविजुअल HUF को ऐसा कंसिडरेशन बाद में दे रहा है, प्लस कुछ पोर्शन कैश में दे रहा है, तो वो जो कैश वाला पोर्शन है उस पे वो बिल्डर 10% रेट से टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल रहेगा एज पर सेक्शन 194IC। प्रॉपर्टी वाले पोर्शन पे नहीं, बट कैश वाले पोर्शन पे लायबल रहेगा। देन सेक्शन 194IA एंड LA यही के ही साथ में कर लो, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर अगर आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो 50 लाख के ऊपर का कंसिडरेशन है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, उसका 1% से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। और अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन, कोई एंटिटी अगर कंपल्सरीली एक्विजिशन कर रही है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उनको 2.5 लाख के थ्रेशोल्ड के ऊपर में 10% से टैक्स डिडक्ट करना होता है। सो यू कैन सी कंपल्सरी एक्विजिशन में जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम है, एंड रेट जो है रेट ज्यादा है। दोनों केस में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे आपको पता है कि कोई भी टीडीएस कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो सामने वाले की इनकम ही नहीं होगी, तो टीडीएस काटने का कोई मीनिंग नहीं है। सो ये इतने प्रोविजंस हो गए हैं अभी तक के। अब 1 2 3 4 5 है ना, 5 प्रोविजंस यहां से बचे। तो यहां से अब हम लोग देखना शुरू करते हैं आगे। सेक्शन 192A, विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ अकाउंट इफ इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, है ना। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से 5 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय ने विड्रॉ कर लिया, मान लो 5 साल के अंदर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया था और फिर पैसा विड्रॉ किया, तो फिर इट विल बी टैक्सेबल। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ करता है तो फिर 10% रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ओके, 10% इज द टीडीएस रेट इन दैट केस। और अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया तो फिर 20% भी नहीं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा, एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट विल बी 31.2%, है ना, हाईएस्ट रेट प्लस सेस। और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज भी उसमें ऐड हो जाता है। सो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा पैन नहीं प्रोवाइड किया तो पैन नहीं प्रोवाइड किया तो वैसे तो बाकी सब सेक्शंस में रेट एप्लीकेबल और 20% विचएवर इज हायर लेते हैं। ओके, सेक्शन 194O में अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया तो 1% की जगह 5% लेते हैं। ओके, और यहां पर पैन नहीं प्रोवाइड किया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लेते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे देखना है। यहाँ पर अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया 194IB में तो फिर लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा का टीडीएस नहीं होता है।
तो ऐसा टीडीएस का पूरा प्रोविजन स्कैटर्ड है। हमने कोशिश किया है एक पेज पे समरी बन जाए। ये समरी आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम के दिन भी, पेपर के पहले इसको रिवाइज करके जाना, इसमें से आपको पक्का एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली पढ़ा हुआ रहता है तो याद आता है। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया 194 IAN 194 LA। नेक्स्ट है 194 DA। इसमें एक बात आप लोगों को बताना है, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उसके सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस का जो पेमेंट मिलता है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो फिर तो टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जेम्प्ट कब रहेगा? अगर प्रीमियम सम अश्योर्ड के स्पेसिफाइड परसेंटेज से कम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, है ना। आपको याद होगा तो 1/4/2012 के बाद की पॉलिसी का 10% से कम अगर है, अगर 1/4/2012 के पहले की पॉलिसी है तो 20% तक के अगर प्रीमियम है तो फिर एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड वो परसेंटेज से ज्यादा है तो फिर एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। एग्जेम्प्ट नहीं है तो 1 लाख के ऊपर के पेमेंट पे 1% रेट से टीडीएस कटता है ना, 1% रेट से टीडीएस कटता है। यहां तक हम लोग ने पढ़ा था, कहां पर? सेक्शन 194 DA। लेकिन अब एक यहां पर एक बात इंस्टीट्यूट के आंसर में मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या किया, जैसे आपको इससे संबंधित क्वेश्चन है तो मैं कोई एक आधा क्वेश्चन आपको बताता हूं। सेक्शन 194 DA, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिख रहा है पहले वाले केस में टीडीएस एप्लीकेबल है ना। 1/4/2018 को पॉलिसी लिया था और 31 मार्च 21 को 4.5 लाख रुपीज मिल रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है 1,25,000, मतलब कि 4 लाख के 10% से ज्यादा ही प्रीमियम दे रहे थे, तो जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल, है ना। जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल, और टैक्सेबल तो है, और दूसरी बात ये पैसा जो मिल रहा है 1 लाख के ऊपर भी है तो टीडीएस भी एप्लीकेबल रहेगा। बट अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि जो टीडीएस है वो कितना रेट है, यहाँ पर 5% का रेट है, तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। रुक जाओ, यहाँ पर 5% लिखा है, यहाँ 1% लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर 5%, तो 5% इज द रिवाइज रेट। इसको आप 1% को कट कर दो, यहाँ पर आप 5% का जो रेट है उसको स्टडी करो। सेक्शन 194 DA में 5% इज द करेक्ट रेट। ओके, तो 5% से टैक्स डिडक्ट होगा, लेकिन हम लोग टैक्स किस पे डिडक्ट करते थे? जो टोटल अमाउंट मिल रहा है उस पे। कितना अमाउंट मिल रहा है? 4.5 लाख रुपीज मिल रहा है, उस पे 5% डिडक्ट करेंगे ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने बताया कि ऐसे केस में क्या करना है कि इनकम कितनी है, मतलब आपका नेट इनकम कितना है प्रीमियम माइनस करके, तो 4,50,000 आपको मिलने वाला है, माइनस आपने आज तक के प्रीमियम कितना पे किया, तो 2018 से 2021 3 साल हो गए, तो टोटल प्रीमियम पे किया 1,25,000 पर मंथ के हिसाब से 3,75,000। तो सिर्फ ये जो 75,000 का पोर्शन है इस पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर ये 75,000 तो 1 लाख से कम है, ये नहीं, ये 4.5 लाख 1 लाख से ज्यादा है। एंड नेट इनकम का पोर्शन कितना है यहाँ पर? 75,000 है, दिख रहा है आपको? 4.5 लाख माइनस 3 टाइम्स द प्रीमियम, तो 3 टाइम्स, क्योंकि 3 साल का प्रीमियम पे किया, तो 75,000 का नेट गेन हुआ आपको, है ना, इस पॉलिसी में। तो 75,000 पे आपका टैक्स डिडक्ट होगा। तो इंस्टीट्यूट ने अपना जो आंसर का स्टैंड है वो इस तरीके से यहाँ पर चेंज किया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि कितने साल का प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम माइनस करने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो नेट इनकम हो जाता है, उस नेट इनकम पे 5% रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बताया? बाकी दोनों केस में तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि या तो एग्जेम्प्ट है या तो फिर अमाउंट 1 लाख से कम है। तो सेक्शन 194 DA ये हो गया हमारा। देन सेक्शन 194 डबल ई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम से जब पैसा मिलता है, सो एट दैट टाइम 2,500 रुपीज पर एनम का थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा मिल रहा है तो 10% के रेट से उसमें टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ओके, देन सैलरीज का एक बचा है, एक ये वाला देख लीजिए, सेक्शन 194F, टीडीएस ऑन रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, अगर म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, अगर वो देखो
सेक्शन 80cc भी आज के डेट में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेक्शन में जो म्यूचुअल फंड या यूनिट्स वगैरह कवर्ड है, तो उसका अगर रीपर्चेस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो वो उसके समय पेमेंट के वक्त 20% रेट से टैक्स डिडक्ट करेंगे। ओके, पेमेंट के वक्त 20%। यहां पर भी हैशटैग लगाया, मतलब कि अगर उस डेट के बीच में है तो इसका 3/4 हो जाएगा। ये सेक्शन भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो चार्ट में भी नहीं लिया हम लोगों ने। तो अभी पूरे हो गए हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट वन फ्रॉम द चार्ट। अब सैलरी हेड की बात करें तो सैलरी पे जो टीडीएस होता है, सेक्शन 192 सैलरी पे जो टीडीएस होता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन सैलरी पेड अबव द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपको पता है ना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की सैलरी देते तो टैक्स डिडक्ट करना है। यहाँ पर टीडीएस का रेट नहीं दिया है, इट इज एप्लीकेबल एज पर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ओके, एवरेज रेट ऑफ टैक्स से टैक्स डिडक्ट होगा। बोलने का मतलब क्या कि अगर से एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड टोटल इनकम 11,50,000 है, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, तो 1 लाख इंटू 12 लाख हो गया। 12 लाख में से डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का, वो हटा दो। मान लो और कोई आपने आइटम कंसिडर नहीं किया, इतना एस्टिमेटेड टैक्स इनकम है, इतना एस्टिमेटेड टैक्स है, आपका टोटल पेमेंट कितना है एस्टिमेटेड 12 लाख ना, 1 लाख इंटू 12, तो आपको टीडीएस का रेट मिल गया 1,63,800 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये टीडीएस का रेट मिल गया। तो ये आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स हर बार निकालना होगा। एंड सैलरी पे टैक्स कब डिडक्ट होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर नहीं है, ठीक है। सैलरी का थोड़ा अलग चलता है, सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट भी मंथली इशू नहीं किया जाता है, साल के एंड पे इशू किया जाता है। तो सैलरी का जो टीडीएस है वो थोड़ा अलग चलता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इवन नॉन रेसिडेंट को पे किया तो भी सैलरी पे टैक्स जो है वो डिडक्ट करना है। बाकी बहुत सारे पेमेंट्स आप देखोगे रेसिडेंट 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 वाले ही हैं, बीच बीच में कुछ ही आइटम नॉन रेसिडेंट वाले आते हैं। देन लास्ट है सेक्शन 194O, टीडीएस के सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शन 194O, अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अगर पेमेंट कर रहा है, कितना, इंडिविजुअल या एचयूएफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए 5 लाख का थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा, और बाकी लोगों के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, तो अगर पेमेंट कर रहा है तो फिर 1% रेट से टैक्स डिडक्ट करेगा सेक्शन 194O में। ओके, ये नया सेक्शन है, बिल्कुल ताजा ताजा सेक्शन है। और अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया इसने तो फिर 5% रेट से टैक्स डिडक्ट करेगा। तो सेक्शन 194O में द हायर रेट इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 5%। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये मैंने समरी में भी जितना बनता है, जितना बेस्ट बनता है उतना लिखा है। अमाउंट पेड बाय परचेसर डायरेक्टली टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड। अब ई कॉमर्स वेबसाइट से आपने कुछ बुक किया और डायरेक्टली आपने जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट था, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन से कुछ बुक किया और डायरेक्टली सप्लायर के अकाउंट में पैसा डाल दिया, अमेजोन को पे नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो इन दैट केस वो भी पैसा ऑपरेटर ने ही पे किया ऐसा माना जाएगा, और उस पर ऑपरेटर को उस पर भी टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। सो अब क्योंकि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ रही है तो उसको भी टीडीएस के दायरे में लाना बहुत जरूरी था, तो उन्होंने उसको भी ला लिया है। सो ये देख सकते हैं आप, 5 लाख का थ्रेशोल्ड है फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एंड नील फॉर अदर पेई। So this chart is going to be a big difference between a poor performance and a good performance in your exam, especially TDS का क्वेश्चन आपको बन जाएगा इसके बेसिस पे। देन एक सेक्शन 194P अभी आया है, वो आपके काम का नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 206C, जो कि TCS के सेक्शन से, उसकी एक ही सेक्शन है एक्चुअली 206C, उसके अंदर में 5 अलग अलग सब सेक्शन है। उसमें जो 2 नए आए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर उसकी एक समरी बनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 206C का 1G जो नया सबसेक्शन आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के रिस्पेक्ट में अगर आप पैसा देते हो, ओके, तो फिर TCS टैक्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बायर। ये जो पैकेज का डीलर होता है ना, पैकेज जो प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर होता है, तो वो बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा। मतलब मान लो 10 लाख का पैकेज है तो 10 लाख पे 5% मतलब 50,000 टैक्स कलेक्ट करेगा एक्स्ट्रा, और यहां पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। और अगर आप इंडिया से अगर पैसा रेमिट करवा रहे हो एक ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर इन दैट केस देखो ये वाला चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, ये वाला चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। रेमिटेंस, इफ रेमिटेंस इज आउट ऑफ लोन फॉर एजुकेशन, अगर रेमिटेंस जो है ये एजुकेशन लोन में से है, ओके, फॉर एजुकेशन पर्पसेस अब्रॉड, लोन लेकर के किया है, खुद की सेविंग्स में से नहीं,
तो फिर 7 लाख रुपए तक के तो कोई टीसीएस नहीं रहेगा, 7 लाख के ऊपर सिर्फ 0.5% का रेट से टीसीएस रहेगा ऊपर वाले पोर्शन पे। और अगर और कोई अमाउंट आप इंडिया के बाहर रेमिट करवा रहे हो विच इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉट आउट ऑफ द लोन टेकन फॉर एजुकेशन, तो फिर 7 लाख रुपए तक के नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर 5% टीसीएस। तो ये एक टीसीएस का नया प्रोविजन आया है, जब ये ऑथराइज डीलर को आपसे इतना आपसे क्या करेगा, वो इतना एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करेगा जब वो बाहर आपके बिहाफ पे पैसा भेज रहा है। आई थिंक दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो उसके बाद आपको एग्रीगेट के लिए तो आपको उसके पहले की भी ट्रांजेक्शन्स देखना है, लेकिन टीसीएस उसके बाद की ट्रांजेक्शन्स पे लगना शुरू हो जाएगा। तो एग्रीगेट करते वक्त आपको उसके पहले का भी देखना है। तो दैट वाज सेक्शन 206C(1)(g). ओके, उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया, ये 1 अक्टूबर 2010। ओवरसीज रेमिटेंस या ओवरसीज टूर पैकेज, तो दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, टूर पैकेज जो है वो अलग चीज है ना। टूर पैकेज में क्या बताया मैंने आपको कि लगना ही है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं। ओवरसीज रेमिटेंस में 7 लाख का थ्रेशोल्ड है। एजुकेशन लोन में से अगर रेमिटेंस करे तो 0.5% लगेगा उसके बाद, और अगर बाकी केसेस में है तो फिर 5% लगेगा। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 206C(1)(g), ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, पूरा उन्होंने डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। आई हैव ऑलवेज पेड एक्स्ट्रा अटेंशन वाइल अपडेटिंग द नोट्स, है ना, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा जाए और आप लोगों को एग्जाम में मतलब कुछ गलती ना हो। कई लोग क्या करते हैं, नोट्स को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पूरा ही गड़बड़ कर देते हैं, जो की पॉइंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड मीनिंग गलत निकलता है। तो यहाँ पर ये जो पूरे टेबल्स है ये बहुत सोच समझ के मेहनत के साथ में बनाए जाते हैं। तो इसको मैंने फिर अल्टीमेटली क्या किया, अब आपके लिए एक दूसरा चार्ट बना दिया। ये अभी रिसेंट बैच में पढ़ाते वक्त बनाया कि आई डोंट नो आपकी बैच में फरवरी बैच में क्या हुआ था, मुझे याद नहीं तब का चार्ट एक्चुअली। वो फाइल मेरे आईपैड से मिसप्लेस हो चुकी, पूरे फाइल से चले गई क्योंकि मेरा आईपैड खराब हो गया था। सो फिर भी ये रिसेंट बैच में जो चार्ट बनाया था, तो ये आप लोगों को काफी काम में आ जाएगा, है ना। दिस इज परफेक्ट, इसको आप यूज कर सकते हो। 7 लाख के ऊपर वाले पोर्शन पे टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%, 7 लाख के ऊपर यहाँ पर 0.5%, 7 लाख तक के कुछ नहीं। और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में 7 लाख के नीचे रहा तो भी 5%, जो भी अमाउंट रहा उसमें 5%। देन ये तो हो गया 206C(1)(g). और एक सेक्शन है सेक्शन 206C(1)(h). ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी 1 अक्टूबर 2020 से ही लागू हुआ है। इसमें क्या बोला है कि अगेन सेलर, अगर सेलर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का, देखो इतना जो मैंने लिखा है सफिशिएंट है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा था तो सेलर को, और अगर सेलर बायर से टोटल 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो सेलर को ऐसे हर बायर से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा एट 0.1% रेट ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख रुपीस के एक्सेस वाले पोर्शन पे 0.1% रेट से वो टैक्स कलेक्ट करेगा सेलर। तो फॉर एनी सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स पे नॉर्मली टीडीएस वगैरह उतना है नहीं, इसलिए यहाँ पर टीसीएस का प्रोविजन लाया गया है। अब इसी का एक करस्पॉन्डिंग टीडीएस में भी एक सेक्शन आ चुका है, सेक्शन 194Q, ये आ चुका है, लेकिन ये अगले साल से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2021 के बाद से। तो वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। देन अगर बायर के पास में पैन नहीं है तो फिर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 1%। नॉर्मली टीसीएस में क्या होता है, अगर बायर ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो डबल द रेट, ओके, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। लेकिन यहां पर अगर पैन नहीं है तो फिर 1% पे हम लोग रुक जाएंगे ऐसे केस में। तो seller will be liable to collect tax from the buyer and then deposit it on the behalf of the buyer with the government. तो यहाँ पर टर्नओवर किसका देख रहे हैं, सेलर का देख रहे हैं, हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, एंड ट्रांजेक्शन्स का टोटल देख रहे हैं 50 लाख के ऊपर है, तो फिर उस केस में 0.1% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन एक्सेस पोर्शन। मतलब मान लो अगर 80 लाख का परचेस हुआ है तो ऊपर के 30 लाख पे 0.1%, 30 लाख का 0.1% मतलब सिर्फ कितना होता है, 30 लाख इंटू 0.1% कितना, 30 रुपए नहीं, 30 लाख तो लिखना पड़ेगा, 0.1% 3,000 रुपए ठीक है। सो 3,000 रुपए वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। दिस इज जस्ट सो दैट कि इंफॉर्मेशन छुपे नहीं, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है तो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके अलावा टीसीएस और भी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख। ये सिर्फ रिटेल सेल्स पे एप्लीकेबल होता है, डीलर टू डीलर सेल होता है तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। 1% का टीसीएस का रेट यहाँ पर अप्लाई होता है
एंड टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन ईच सेल एक्सीडिंग ₹10 लाख। ठीक है, टीसीएस इज एप्लीकेबल 10 लाख के ऊपर का जो भी सेल है उस पे लगता है। एग्रीगेट नहीं करना है, अलग अलग सेल पे देखना है। और यहाँ पर ऐसा कोई लग्जरी कार वैसा वैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने सिंपली बोला है 10 लाख के ऊपर का अगर कार का वैल्यू है तो टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर भी टीसीएस वाले पॉइंट्स है, ये उतना ज्यादा पूछते नहीं है। यहां पर आपको क्लियरली लिखा है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिटेल सेल्स। ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिटेल सेल्स। अगर रिटेल बायर है तो टीसीएस नहीं लगेगा। ओके, अगर डीलर को दिया है तो टीसीएस टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो आप अगर अल्कोहलिक लिकर खरीदने जाते हो शॉप में तो आपको चिंता नहीं करना है, आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वो शॉप वाले ने किसी होलसेलर से अगर लिकर बुलवाया तो उसका टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो वैसे आप ध्यान रख सकते हो। ओके, बाकी तो ठीक है, ये सब आपको जितना हो सके याद रखो। स्पेशली जो लास्ट के 3 हैं ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट वाले लास्ट के 2 तो उस पर से एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछना उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्किप। ये जो 5% का रेट है इसमें देखो हैशटैग नहीं है, है ना, इसमें हैशटैग नहीं है, इसका मतलब कि ये रेट कोविड के टाइम पे भी इसका 3/4 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर पूरा 5% ही कलेक्ट होगा। इसके अलावा टीडीएस में बाकी थियरी है, तो थियरी को आप लिमिटेड ही टाइम दो, आपके पास में इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक एक थियरी का एक एक वर्ड आप पढ़ रहे हो। सो वो आपके ऊपर है, अब आप कितना डेप्थ में जा सकते हो। तो मेरी तरफ से मैंने आपको ये सब करवा दिया है प्रोविजंस, और क्वेश्चंस तो इतने सारे सॉल्व है, अगर आपने मार्किंग किया होगा तो उसको जरूर से देख लेना। अभी मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूँ, एग्जाम के पहले आप लोगों को जो अभी जो चैप्टर्स आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं या जो बहुत टेंशन दे रहे हैं उसको पहले अभी टैकल कर लो आने वाले 2-3 दिनों में। ठीक है, क्योंकि बाद में और एक एक दिन जैसे जैसे नजदीक आएगा, एवरी डे नियरर टू द एग्जाम विल बी मोर डियरर, आई मीन विल बी वो दिन का एक एक मिनट ज्यादा कॉस्टली रहेगा आपके लिए, है ना, ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। सो आपको जो भी चीजें करना है वो जल्द से जल्द करो, क्योंकि उस टाइम पे 1 मिनट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जितना होता है उतना अपना बेस्ट करना है, आपको कोई 100% मार्क्स स्कोर करने का एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है। सो बढ़िया करो, कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे बताएंगे, और टीडीएस चैप्टर में भी कुछ आपको स्पेसिफिक पूछना है तो बता सकते हो। मेरी तरफ से मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू।